नमस्कार। भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे विद्यालय के वो मेधावी भैया जिन्होंने कक्षा 10वीं के परीक्षा में बहुत ही अपनी उत्तम प्रदर्शन किया है। इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। आज हम बातचीत में जानने वाले हैं कि इनका अनुभव क्या रहा और क्या कठिनाइयाँ इनके सामने आई पढ़ाई करते वक्त पिछले साल में, और किस तरीके से उन कठिनाइयों को सामना करते हुए, उनको ओवरकम करते हुए आज वो हमारे साथ मंच में यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस बातचीत में मेरा साथ देने वाले हैं मेरे सहकर्मी श्रीमान दीपक शर्मा। मेरा प्रश्न है पंकज से, जो कि हमारे विद्यालय के क्लास 10th के हाईएस्ट स्कोरर हैं। आइए शुरुआत करते हैं पंकज से। पंकज बेटा, आप अपनी परसेंटेज बताएंगे? मेरी परसेंटेज 95.4 है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी परसेंटेज है आपकी बेटा। तो आपने किस प्रकार से पूरे साल में स्टडी की कि आप इस हाईएस्ट स्कोर तक पहुंच सके? मैम वो था रैंडम डेली का शेड्यूल था, 3 से 4 घंटे। तो 3 से 4 घंटे जो आप देते थे वो स्कूल के आवर्स के अलावा देते थे? यस मैम। ओके। तो बेटा आपने क्या कभी ट्यूशन्स भी देखी या अपने आप से ही सेल्फ स्टडी किया? सेल्फ स्टडी प्लस ग्रुप स्टडी। कई फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। 3-4 फ्रेंड्स हैं तो हम डिस्कस करते हैं, फिर हमें समझा देते हैं। अच्छा, आप ग्रुप स्टडी करते थे? यस मैम, कई क्वेश्चंस। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दीपक सर। प्रियांशु, आप हमारे विद्यालय के शाइनिंग स्टार हैं और आज आपसे बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले बताइए आपकी फीलिंग फिलहाल कैसी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हमने टॉप 5 स्टूडेंट्स को बुलाया है जिसमें आपका नाम है। तो आपकी इस समय किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप, अनुभव कैसा है? सर इस समय मैं काफ़ी सर मुझे खुशी हो रही है और सर एक गौरव महसूस हो रहा है कि मैं विद्यालय के सर टॉप 5 में सर मैं अपनी जगह बना पाया। क्योंकि ऐसा नहीं है सर टॉप 12 लिस्ट बनी थी लेकिन टॉप 5 ही आए। सर सबको मौका नहीं मिलता, तो सर मुझे वो मौका मिला है, तो सर मेरे लिए काफ़ी खुशी का मौका है। प्रियांशु, एक सवाल मेरा आपसे है, आपको कब आभास हो गया कि हाँ हो सकता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन ना हो और हमें अपने प्री बोर्ड्स को बहुत सीरियसली लेना होगा, और उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? सर सबसे पहले तो जब दिसंबर में सर जब डेट शीट आई थी कि 4 मई से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम हो सकते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया, तो सर कोरोना की जैसी सिचुएशन थी, तो उसे देखकर ऐसा लगता था कि हो सकता है हमारे एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकते हैं या फिर और आगे पोस्टपोन हो सकते हैं अगर कोरोना का ग्राफ और काफ़ी ऊपर गया। तो ऐसे में मुझे लगा कि हो सकता है शायद इंटरनल के मार्क्स इसमें लगे, इनका काफ़ी अहम रोल होगा हमारे रिजल्ट में। तो इसलिए सर मैंने प्री बोर्ड को काफ़ी सीरियसली लिया और मैंने बस डेली ये कुछ शेड्यूल पढ़ाई नहीं की, बस ये है कि सब सब्जेक्ट्स को पैरेलली लेके चला और सबको इक्वल टाइम दिया। चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न मेरा सनी से है। सनी बेटा, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो क्या आपने उम्मीद की थी कि आपका इतना अच्छा बेहतर परिणाम होगा? जी मैम, मैंने ये उम्मीद करी थी कि मेरे इतने परसेंटेज आएंगे। मुझे लगा था मेरे यही 95 तक आ जाएंगे, बट एग्ज़ाम अगर होते तो मैं और ज़्यादा स्कोर कर सकता था। मेरे अभी 93.6 परसेंटेज आई है इस बार, तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है इतने आए। तो यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अगर बोर्ड परीक्षाएं होती, अगर रद्द नहीं होती, जो हो गई रद्द, तो आपका परिणाम क्या कुछ और बेहतर होता इससे? जी मैम, मेरा परिणाम और बेहतर हो सकता था। मेरे अराउंड 96% आ सकते थे। वेरी गुड। अच्छा बेटा, जैसे आप कह रहे हो कि आपके अगर बोर्ड एग्जाम्स होते तो आप और अच्छा आपका रिजल्ट आने की संभावना थी, तो लेकिन 93% जो भी आपके मार्क्स हैं वो भी कम नहीं है। तो लेकिन इस परसेंटेज के बाद आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मैम, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे ये परसेंटेज देखकर, और मेरे भैया भी हैं, वो भी बहुत खुश थे। वो उन्होंने मुझे चॉकलेट वॉकलेट खिलाई कि मतलब बहुत अच्छा किया है उन्हें लगता था कि उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर बोर्ड होते तो मैं ज़्यादा स्कोर कर पाता, लेकिन इतने आए, उन्हें बहुत खुशी हुई। हर्ष, मेरा सवाल आपसे है, आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं इस बार, पूरे सीजन ऑफलाइन क्लासेस नहीं चली, तो दोनों में क्या डिफरेंस महसूस होता है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सर इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, बस यही डिफरेंस होता है कि आप ऑफलाइन क्लास में फिजिकली टच में रहते हैं और ऑनलाइन क्लास में वो टच होता नहीं है। और इसमें बाकी सब तो ठीक रहता है, और जो क्या था इंटरेक्शन टीचर से होता है कि वो हमें पढ़ाते हैं और क्या है हम समझते हैं, तो वो सब बिल्कुल इक्वल रहता है। तो आपको लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है? नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि नेटवर्क का इशू रहता है। ये एक क्या है सबसे बड़ी खामी है उसकी। अब इसको कोई इतना रोक तो सकता नहीं है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा अंतर तो है नहीं। आपके स्कूल ने इसमें किस तरह का रोल निभाया?
और आपके टीचर्स ने कैसे कोऑपरेट किया है? टीचर ने तो कई बार किया और कोशिश की कि नेटवर्क इशू ना हो और बार बार पढ़ाएं। कई बार तो क्या था कोई एक्स्ट्रा क्लास भी ले लिया, तो इसमें इस तरह से टीचर ने काफ़ी रोल निभाया है। बहुत अच्छा। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है साहिल, जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ। साहिल बेटा, आपकी परसेंटेज कितनी आई है? मैम मेरी परसेंटेज आई है 93.4। तो बेटा 93.4 परसेंटेज अचीव करने के लिए आपने शुरू से ही क्लास में 10th में आते ही डिसाइड कर लिया था, या अचानक से एक दिन उठे कि नहीं साहिल आप अब तो मेहनत करनी और अच्छे मार्क्स लाने हैं? क्या रहा? नो मैम, मैंने स्टार्टिंग से ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर रखा था कि इतने परसेंटेज में आ जाएंगे, बट सडनली बीच में जुलाई के मंथ में मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की 10th की, क्योंकि मैं लॉकडाउन के चलते अपने विलेज में फंसा हुआ था, इसलिए वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू रहता था, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाता था। जब मैं यहाँ पे वापस आया नोएडा, तब मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की और तब मैं इतने परसेंटेज ले पाया। बेटा आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से रहे? मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स। तो मैथ्स जो है उसको करने के लिए, लाइक जनरली मैथ्स से अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो भाई मुझे तो बहुत डर लगता है मैथ्स से। तो ऐसी है कि जनरल फोबिया है जो हर एक बच्चे में हम देख सकते हैं, हो सकता है। तो लेकिन आप मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैथ्स के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ? मैम मैथ्स के लिए मैं तो सर के जो सिखाए हुए फार्मूलाज होते थे उनको पहले रटता नहीं था, उनको अपने से बनाने की कोशिश करता था कि मैं कैसे फार्मूला को बना सकता हूँ अपने हिसाब से। तो फिर उसकी एक शीट में तैयार करता था, फिर उसको रिवाइज करता था, और जब सर जो क्वेश्चन देते थे उसको छोड़ के एक अलग से, जैसे गाइड बुक हो गई, कोई भी नेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते थे, उसको लगाता था उस टॉपिक के। उससे मेरा जो बेस है वो और स्ट्रॉन्ग होता गया मैथ्स का। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पंकज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बेटा आपने हाईएस्ट स्कोर किया स्कूल में, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए आपके, तो बेटा आपने रिवीजन जो है अपने सब्जेक्ट्स का कितनी बार कर लिया था? मैम अराउंड देखा है दिसंबर तक तो मेरा सिलेबस ओवर हो गया था। उसके बाद जो डिटेल्स आई थी कि 5 मंथ बाद आपके बोर्ड होंगे, तो वो 5 मंथ का ये था कि इसमें रिविज़न भी करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। हमारे टीचर स्कूल कितने कोऑपरेटिव थे कि उनको मैं जब मर्जी कॉल कर सकता था। उन्होंने कहा था कि सभी बच्चों को कहा था कि आप कॉल कर लो जब मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हर टाइम पे सपोर्ट किया हमारा। कोई क्वेश्चन पूछना था उनको मैं व्हाट्सएप पर्सनली मैसेज करता था, तो उसका वो रिप्लाई करते थे टाइम निकाल के, जैसे उनको टाइम मिलता था। तो उन्होंने हर तरीके से अपना सॉल्व आउट किया। मैं स्कूल में भी कई बार आया और टीचर से कई बार क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने क्लियरली मुझे समझाया। बहुत अच्छा सवाल आपसे भी है, आपने हाईएस्ट स्कोर किया है। यस सर। तो क्या 12th में भी आपकी यही तैयारी है, ऐसा ही रहेगा? क्या हम देख पाएंगे आपको 12th में अमॉन्ग्स टॉपर? यस सर, पक्का देख पाऊंगा। तो इस बात का एश्योरेंस आप किस आधार पे देंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 12th में अपने इसी पोजीशन को अटेम्प्ट कर पाऊँ और इससे ज़्यादा परसेंटेज गेन कर पाऊँ। और आशा है कि 12th में बोर्ड होंगे हमारे, इस वजह से और ज़्यादा कोशिश होगी कि बोर्ड में अच्छे स्कोर कर पाएँ और फिर अपने स्कूल को और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊँ। ओके, प्रियांशु, मेरा प्रश्न आपसे है कि बेटा आपको जैसे क्लास 10th है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। आप एक सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ते हो तो दूसरे सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ते हो। तो जैसे एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स तो ठीक है, उसमें कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेटिव जो भी स्टूडेंट है कर लेता है। लेकिन एक एसएसटी का मैंने जनरली जो ऑब्जर्व किया बीइंग अ टीचर, कि बच्चों को क्लास 10th में ना एसएसटी से उसके लेंदी क्वेश्चंस, उसके आंसर्स, उनसे बहुत ज़्यादा डर सा रहता है। तो एसएसटी को लेकर के आपके मन में क्या विचार है? सर मैम, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे अगर हम एनसीईआरटी से अगर चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो एनसीईआरटी बुक काफ़ी बल्कि होती है और हम पढ़ते जाएंगे और फिर भूलते जाते हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि उसमें हमें वो बहुत काफ़ी ज़्यादा 4-5 पेजेस के चैप्टर होता है। तो उसमें बच्चों को कई बार स्टोरी नहीं समझ में आती कि क्या हो रहा है और वो कॉन्सेप्ट्स भूलते जाते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक में नोट्स बनाएं और इम्पॉर्टेंट एक टाइमलाइन बना लीजिए कि मतलब किस किस डेट्स में कौन कौन से इवेंट्स हुए। उसके बाद आप जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो ज़रूरी नहीं आप पूरा उसका पैराग्राफ पढ़ें, उसके मेन पॉइंट्स बना लीजिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ। तो इससे आप जैसे जब पूरे 4-5 पेज के 1-2 नोट्स बना लेंगे 1-2 पेज के, तो वो काफ़ी बल्कि नहीं होगा और आपको उसको पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको उसको याद करने में भी आसानी होगी। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दीपक सर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। प्रियांशु, आपके पेरेंट्स का क्या रोल है आपके एजुकेशन में और किस तरीके से वो आपको सपोर्ट करते हैं?
सर मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है सर, मुझे सपोर्ट वो काफ़ी करते हैं। और जैसे कभी घर में कोई भी वर्क होता है या कोई भी काम होता है तो वो कभी मुझे ये नहीं कहते कि ये काम तुम कर लो, मतलब वो हमेशा मुझे फ्री रखते हैं, मतलब कहते हैं तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें इस काम की कोई ज़रूरत नहीं है और हम कर लेंगे, तुम बस अपना पढ़ाई पे फोकस करो। और सर ऐसा सबके साथ होता है, मैं मतलब अपनी बात नहीं कर रहा, जनरली सबके साथ होता है कि कई बार एक ऐसा फेज़ आता है लाइफ का जिसमें पर्सन अपना रिलैक्स हो जाता है, सोचता है थोड़ा मतलब कूल हो जाता है और इतना अपने ट्रैक से थोड़ा भटक जाता है। तो पेरेंट्स मतलब मोटिवेट करते हैं। तो सर मेरे भी पेरेंट्स मुझे मोटिवेट किया कि 10th है तो आपको पढ़ना चाहिए। और फिर सर क्योंकि आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, जब रिजल्ट आएंगे तो लोग रिजल्ट के उस पर बेसिस पे देखेंगे, ये नहीं देखेंगे आपने मेहनत कितनी की। और सर जब आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो बहुत लोग उसमें आपको कहते भी कि आपने पूरे साल क्या किया। तो सर इसलिए मैंने शुरू से बनाया था कि मुझे अच्छे स्कोर करना है, सर मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। आपने मेरी आपसे लास्ट टाइम बातचीत हुई तो आपने बताया कि आपके टीचर्स आपको ये सिखाते हैं कि मार्क्स के पीछे मत भागो। यस सर। तो क्या सिखाते हैं वो, एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं, किसके पीछे भागे फिर? सर वो ये कहते हैं कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागो और सर सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी। क्योंकि सर अगर आप एक्सीलेंस हो तो सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। अगर आप सिर्फ किताबी ज्ञान और सिर्फ डिग्रियां अपने पास रख रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो सर आप डिग्री के बेस पे आप एक लिमिटेड सक्सेस पा सकते हो। लेकिन आपको नॉलेज है तो सर आप एक ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक छू सकते हो। वेरी गुड। सनी बेटा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे हम कोई एज अ स्टूडेंट जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करते थे एग्जामिनेशन में, तो क्या आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका था, जैसे क्वेश्चन का आंसर है, कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर पता है लेकिन हम उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, एग्जामिनेशन हॉल में आप आंसर शीट में उतने अच्छे से लिख नहीं पाते, तो क्या प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करता है अच्छी परसेंटेज लाने के लिए? जी मैम, ये प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। मतलब जब हम आंसर लिखते हैं किसी क्वेश्चंस के तो उसमें मतलब वो दिखना चाहिए कि कैसा लिखा है बच्चे ने। उसको मेन पॉइंट्स को आप चाहेंगे कि बच्चा हाईलाइट कर दे या पॉइंट्स बना के लिखे? कई बार ऐसा भी मुझे लगता है कि शायद होता है। जैसे कि मैम बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें मैम पॉइंट्स बनाकर लिखना चाहिए, पैराग्राफ में ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ में ज़्यादा लिखते हैं बच्चे तो मतलब मार्क्स कट जाते हैं। तो पॉइंट्स में अगर जब लिखते हैं बच्चे तो ऐसा लगता है कि मतलब पॉइंट्स अगर कि बच्चे को नॉलेज है, उससे टीचर को समझ में आ जाता है कि बच्चे को नॉलेज थॉरो है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है जब हम आंसर्स लिखते हैं। सनी, मैं मैम के सवाल में ऐड करना चाहता हूँ, क्या हैंड राइटिंग मायने रखती है अच्छे नंबर लाने के लिए, या फिर जिनकी खराब हैंड राइटिंग है उनके अच्छे नंबर नहीं आ सकते? जी सर, हैंड राइटिंग मैटर करती है। तो जिनकी खराब हैंड राइटिंग है उनके अच्छे नंबर नहीं आ सकते? सर आ सकते हैं, लेकिन अच्छी हैंड राइटिंग एक रोल प्ले कर देती है। यस सर, चीजें लेजिबल होती हैं, साफ साफ समझ में आती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हर्ष बेटा, आपने एनसीईआरटी बुक्स को ही सफिशिएंट मानते हो क्लास 10th के एग्जाम्स के लिए, या फिर कुछ एडिशनल रेफरेंस बुक्स या कुछ और एडिशनल सैम्पल पेपर्स वगैरह भी मायने रखते हैं इसको अच्छे मार्क्स लाने के लिए? क्लास 10th में सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको और थोड़ा आगे बढ़ना है तो आप सैम्पल पेपर्स ट्रैक कर सकते हैं और बाकी चीज़ भी, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी को फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स कि एनसीईआरटी को थॉरोली कर लेना। तो बेटा उसके कोई नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करना, अगर प्रिपेयर किए जाते हैं नोट्स अगर एनसीईआरटी बुक के, क्या वो किस तरीके से मददगार होते हैं? नोट्स एक बार प्रिपेयर हो जाते हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप एक टाइम के लिए कहते हैं भूल जाते हैं तो आप उसको दोबारा से कहते हैं रिकॉल कर सकते हैं देख के। इसमें क्या था, आपको बार बार क्या कहते हैं जब बुक को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नोट्स हैं, आप तुरंत निकालने के समय बचेगा, तो इससे आप कहते हैं तुरंत नोट्स का भी काफ़ी फ़ायदा रहता है। ओके, बहुत अच्छे। साहिल, मेरा सवाल आपसे है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं एजुकेशन की वैल्यू नहीं समझते हैं, कई बार सब तो ऐसे नहीं है, बच्चे का एडमिशन करा दिया उसको छोड़ दिया, ट्यूशन लगवाए तो लगवा लिया, ये नहीं देखा वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है, किस तरीके से वो बच्चे को समझें, या फिर एज अ चाइल्ड आप क्या चाहते हैं, किस तरह से पेरेंट्स बिहेव करें बच्चे के साथ? सर जैसे पढ़ाई में 3 लोगों का रोल होता है बहुत, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का और एक पेरेंट्स का। अगर टीचर और स्टूडेंट अपना रोल निभा रहे हैं तो पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए कि उन्हें देखना चाहिए कि वो आखिर कर क्या रहा है। ये नहीं कि बस उसे छोड़ दिया कि जाओ तुम पढ़ो, हम तुम्हें वो फीस दे रहे हैं, तुम अपने आप कर लोगे। लेकिन अगर घर पे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे किसी चीज़ में उसे समझ में नहीं आ रहा, तो वो उनसे पूछ भी तो सकता है। इसीलिए जैसे मेरे पापा खुद, उनकी मैथ बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ और वो बहुत हेल्प करते हैं।
तो आप कहना चाहते हैं पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए, गाइड करें, Yes, कम sir. से कम ऑब्जर्वेशन में रखें अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो, कि आखिर बच्चा मोबाइल में कर क्या रहा है। बहुत अच्छा। चलिए, बातचीत तो बहुत ही रोचक मोड़ ले रही है। मन तो नहीं कर रहा बातचीत खत्म हो, ये सिलसिला चलता रहे, लेकिन जाते जाते, क्योंकि समय की हमारे पास भी बाध्यता है, तो मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप सभी लोग, क्योंकि आज आप यहाँ पर हो, आपने इतनी मेहनत की, वो स्कोर अचीव किया, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो बेटा, आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए आपका कोई स्टडी मंत्रा हो कि लाइक ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, आप सिर्फ पंकज से शुरुआत करेंगे, एक एक करके अपना एक स्टडी मंत्रा जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनको उससे थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा और प्रेरणा भी ज़रूर मिलेगी। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे पढ़ना चाहिए, ध्यान लगा के, ऐसे नहीं कि आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे 5 घंटे जरूरी नहीं है, आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो, ताकि कहते हैं कि स्टूडेंट बैकअप दे पाए। आप 2 घंटे पढ़ के अगर आप 10 घंटे का बैकअप दे रहे हो तो सबसे बढ़िया बात है। नहीं, कई स्टूडेंट्स होते हैं 10 घंटे पढ़ के 1 घंटे का बैकअप नहीं दे पाते, तो इसलिए है कि आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो कि आप बैकअप दे पाओगे, आप नेक्स्ट डे तक का बैकअप दे पाओगे। ये मेरा स्टडी मंत्र है सभी के लिए। पंकज ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि आपको इन्वर्टर की तरह बिहेव करना है, चार्ज केवल 2 घंटे होना है और बैकअप देना है 10 घंटे का। मतलब जितना समय पढ़ रहे हैं पूरी डेडिकेशन से पढ़ें, डिवोशन से पढ़ें, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे किताबों को घेर कर बैठे हैं लेकिन पढ़ आप कुछ नहीं रहे। तो बहुत अच्छी बात की इन्होंने। प्रियांशु? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले हम टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बाद उसको फॉलो करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो सर मेरा मतलब मानना ये है कि आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, टाइम टेबल तो बाद में बनता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये मैटर नहीं करता कि मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज 10 घंटे पढ़ूंगा। मैटर ये करता है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, और अगर आपने कोई टॉपिक जैसे उठाया तो वो टॉपिक आप खत्म कीजिए। मान लीजिए वो 2 घंटे में खत्म नहीं हुआ तो क्या आपको स्टडी बंद कर देंगे? नहीं, तो आपको जब तक, और पहली बात अपने डाउट्स कभी भी पेंडिंग मत रखिए कि मैं कल उसको क्लियर कर लूँगा या परसों। जैसे डाउट्स है उसे, क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स सब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं आजकल तो, और उनके गाइडेंस में तो हमें अपने डाउट्स तुरंत क्लियर करने चाहिए, क्योंकि वो फिर बैकलॉग बनता जाता है और फिर स्टूडेंट्स को इशू होता है। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं प्रियांशु। पहली चीज कंसिस्टेंसी बना के रखें। कहा भी जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो हमेशा कंसिस्टेंट रहें और डाउट्स को पेंडिंग ना रखें। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी ये लगता है कि डाउट्स कभी पेंडिंग ना रखें। प्रॉब्लम तभी आती है जब आप कोई काम पेंडिंग कर देते हैं। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ज़रूरी है। कि मतलब जैसे कि कोई बच्चा अगर कोई चैप्टर पढ़ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ लिया उसका चैप्टर और फिर आगे का समझ नहीं आ रहा तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, तो अगला चैप्टर पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एक चैप्टर अगर शुरू किया है तो उसे ख़त्म करना ही चाहिए। चाहे अगर टीचर से पूछ लो या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होती है या फिर नेट पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो उससे करके हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सनी। कीप डांसिंग अंटिल इट रेन्स। जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक काम बंद नहीं करना है। तो रोज डिसाइड करें कि आपको कितना पढ़ना है, उसको खत्म करने के बाद ही आप दम लें, आगे बढ़ें। तो बहुत अच्छी बात थी ये। हर्ष? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सब इसको क्या था सीरियसली लें, और कभी भी क्या था क्वांटिटी पे मतलब क्वालिटी बजाए। एजुकेशन क्या था क्वालिटी रहेगी तो ज़्यादा बेटर आगे वो अपना क्या था जो फोकस कर पाएगी। क्योंकि जब भी क्या था आप जब भी क्या था कभी 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे तो अगर उसको सीरियसली पढ़ेंगे तो उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, और आपका जो आपने क्या था रिवाइज किया, अंडरस्टैंड किया, वो सब आपका आगे क्या था जो काम देगा। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हो कुछ नहीं हुआ तो उससे कोई फायदा नहीं रहता। सबका कुल मिला के सार एक ही है, क्वांटिटी पे ध्यान न दें, क्वालिटी एजुकेशन पे दें। जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, रटे ना। कोशिश करें चीज़ों को कि दिमाग में घुस जाएं। बस ऐसा ना हो कि थोड़ी देर के लिए सीखा समझा और फिर भूल गए। आगे साहिल की बात सुनते हैं। सर अकॉर्डिंग टू मी बच्चों को रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी बच्चे ने दिन भर में कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मैं तो सब्जेक्ट वाइज बोलता हूँ, अगर किसी ने मान लो मैथ पढ़ा पूरे दिन में तो उसको रात को एक बार उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज जरूर करना चाहिए, जिससे फिर वो नेक्स्ट डे उसे भूलेगा नहीं कभी भी। तो रिवीजन पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। और पढ़ाई जब भी आप करो तो पूरी मन लगा के करो। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर हम उसे मन लगा के करेंगे तो हम उसे कभी भूल नहीं सकते, इसलिए मैं फोकसिंग पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। जब पढ़ाई करें तो पूरे तरीके से तन मन और धन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हेल्थ, वेल्थ सब लगा के आप पढ़ाई करें अच्छे से, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। बहुत शानदार बातें कही इन्होंने।
सरिता जी आगे बोलेंगी अब। जी, अभी हमने सभी बच्चों को सुना और सच में ही बहुत ही प्रेरणादायक बातें इन्होंने कही और सारी बातें जो थी बहुत ही व्यवहारिक थी। अगर हमारे जो भैया बहन अभी कक्षा 10वीं में हैं और आने वाली कक्षाओं में हैं, तो अगर वो इसमें से कुछ भी टिप्स को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है वो भी जीवन में बहुत सफल होने से मतलब कि पढ़ाई में और अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो टॉपर्स बनते हैं वो सिर्फ शायद मेहनत थोड़े से डिफरेंट तरीके से करते हैं, उनका अप्रोच शायद डिफरेंट होता है। यानी कि मेहनत अगर एक फोकस्ड माइंडसेट और कांस्टेंट एफर्ट्स किए जाएं तो सतत प्रयास जो है वो बिल्कुल रंग लाते हैं और सफलता दिलाते हैं। और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।